सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 विद नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हुमायूं की भारत वापसी की। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हुमायूं मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ अपने भाइयों के विद्रोह से भी सुनिश्चित होकर अब वह भारत पुनर्विजय की योजना पर विचार कर रहा था। तो हुमायूं जिस समय भारत पुनर्विजय की योजना पर विचार कर रहा था, उस समय भारत की क्या स्थिति थी, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं भारत की क्या स्थिति थी। तो बात अगर हम यहां से करें 1540 से 45 तक, तो ये शासनकाल रहा शेर शाह का। तो इसी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था और हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। लेकिन जब शेर शाह की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र 1545 से 1553 इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा। इस्लाम शाह भी एक योग्य शासक था। उसने सूर्य साम्राज्य को संगठित रखने के साथ साथ उसकी सीमाओं को भी सुरक्षित रखा था। इसलिए हुमायूं इस्लाम शाह के समय भी भारत पर हमला करने की हिम्मत न कर सका। लेकिन 1552 ईस्वी में नियाजी विद्रोह के समय कश्मीर के शासक मिर्जा हैदर ने हुमायूं को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन हुमायूं ने मिर्जा हैदर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह इस्लाम शाह की शक्ति से अच्छी तरीके से परिचित था। लेकिन कुछ समय पश्चात जब इस्लाम शाह बीमार हुआ तो उसकी उस स्थिति का फायदा उठाकर हुमायूं अपनी सेना सहित सिंधु नदी के तट तक आ पहुंचा। इसकी सूचना जब इस्लाम शाह को हुई तो इस्लाम शाह अस्वस्थ स्थिति में ही हुमायूं का सामना करने के लिए निकल पड़ा। इससे हुमायूं के जो सैनिक थे वो भयभीत हो गए। इससे हुमायूं को वापस काबुल लौट जाना पड़ा। लेकिन जब इस्लाम शाह की मृत्यु 1553 ईस्वी में हो गई, तब कहीं न कहीं सूर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गए। और इस जो उत्तराधिकार का जो युद्ध शुरू हुआ, इससे सूर्य साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। तो कहां पर कौन शासन कर रहा था, इसको पहले हम देख लेते हैं। तो जो है दिल्ली, आगरा और पंजाब, यहां पर शासन कर रहे थे सिकंदर शाह सूर। ये जो क्षेत्र था वो सिकंदर शाह सूर के अधिकार में था। फिर अगर हम बात करें दोआब और संभल, जो ये संभल का क्षेत्र था, इस पर शासन कर रहे थे इब्राहिम खां। फिर चुनार से बिहार तक, चुनार से बिहार तक जो है ये क्षेत्र किसके अधिकार में था, तो आदिल शाह के अधिकार में था। बंगाल में मोहम्मद खां शूर यहां पर यह शासन कर रहे थे। और अगर बात करें मालवा, तो यहां पर बाज बहादुर। तो मालवा में बाज बहादुर ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी। तो कहीं न कहीं जो सूर्य साम्राज्य था, इस समय वह 5 भागों में विभाजित हो चुका था। और यह कहीं न कहीं हुमायूं के लिए सुनहरा अवसर था, क्योंकि जो साम्राज्य इस समय 5 भागों में विभाजित हो गया, इस्लाम शाह के समय इस पूरे साम्राज्य को
उसने पूरी तरीके से संगठित रखा था, इसीलिए कहीं ना कहीं हुमायूं इस्लाम शाह के समय भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए बहुत ही सही थी। तो अब हम बात करेंगे अब हम यहाँ से हमने भारत की स्थिति की बात कर ली कि इस समय जो है भारत जो है जो सूर साम्राज्य था वो 5 भागों में विभाजित था। अब भारत के जो हुमायूं जो है भारत पुनर्विजय के लिए वो पंजाब में प्रवेश करेगा। तो हुमायूं ने अगर हम बात करें तो 12 नवंबर 1554 ईस्वी को पंजाब क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां के दुर्ग था वहां का रोहतास का दुर्ग, उस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग का जो रक्षक था तातार खां वह भाग निकला। यहां से हुमायूं जो है कालानौर पहुंचा। कहां पहुंचा? कालानौर। यहां से हुमायूं कालानौर पहुंचा। कालानौर कहां पड़ता है? ये पंजाब में, यहां पर मैप में देखिए, ये जो नक्शा है भारत का, ये वाला जो क्षेत्र है ये पंजाब का क्षेत्र है। तो पंजाब में ये पड़ता है कालानौर। यहां से हुमायूं कालानौर पहुंचा। यहां कालानौर पहुंचने के बाद उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 भागों में विभाजित किया मतलब क्या? अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, तो एक का नेतृत्व तो उसने जो है स्वयं संभाला, एक का नेतृत्व स्वयं संभाला। दूसरे का नेतृत्व उसने जो है बैरम खां और तरदी बेग। दूसरे का नेतृत्व उसने बैरम खां और तरदी बेग को सौंपा और इन दोनों को उसने कहां भेजा? हिसार क्षेत्र की ओर। ये दोनों हिसार क्षेत्र को जीतने के लिए निकल गए। और तीसरा नेतृत्व जो है उसने भेजा शहाबुद्दीन और फरहत खां। तो उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। एक का नेतृत्व तो स्वयं संभाला, दूसरे का नेतृत्व तो उसने बैरम खां और तरदी बेग को दिया और उसने हिसार क्षेत्र की ओर इन दोनों को भेज दिया, हिसार क्षेत्र को जीतने के लिए। तीसरे का नेतृत्व उसने शहाबुद्दीन और फरहत खां को सौंपा और उसने इनको लाहौर की ओर भेज दिया। तो शहाबुद्दीन और फरहत खां ने इस लाहौर वाला जो क्षेत्र था इस क्षेत्र को जीत लिया। इधर बैरम खां और तरदी बेग ने भी ये हिसार वाला क्षेत्र जीत लिया। और यहां से जब बैरम खां और तरदी बेग वापस कलानौर पहुंचते हैं तो इस जालंधर वाले क्षेत्र को भी जीत लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा पंजाब क्षेत्र लगभग देखा जाए तो हुमायूं के अधिकार में आ चुका था। इसकी सूचना जब सिकंदर शाह सूर को मिली तो उसने अपने 2 सेनापति, कौन से? तातार खां और हैबत खां, 2 सेनापति तातार खां और हैबत खां को हुमायूं को रोकने के लिए भेजा। लेकिन इन दोनों सेनापतियों को अगर हम बात करें तो जो युद्ध हुआ, यहां पर हम लिख लेते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध यह लड़ा गया 15 मई 1555 ईस्वी। तो जब सिकंदर शाह ने अपने 2 सेनापति तातार खां और हैबत खां को हुमायूं को रोकने के लिए भेजा तो यही लुधियाना के निकट, जो ये लुधियाना क्षेत्र है वाला हमने बताया, लुधियाना के निकट यहीं पर मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर अफगानों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने अफगानों को मच्छीवाड़ा के युद्ध में 15 मई 1555 ईस्वी को पराजित कर दिया। तो जब इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर दिया तो इससे सिकंदर शाह सूर
कहीं न कहीं चिंतित हो उठा और वह स्वयं एक विशाल सेना के साथ हुमायूं को रोकने के लिए निकल पड़ा। तो जब वह हुमायूं को रोकने के लिए निकल पड़ा तो सरहिंद नामक स्थान पर, सरहिंद तो जब सिकंदर शाह सूर स्वयं एक विशाल सेना लेकर के हुमायूं को रोकने के लिए निकल पड़ा और सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं और सिकंदर शाह के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में जो है हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर को जो है बुरी तरीके से पराजित कर दिया। सिकंदर शाह सूर भागकर शिवालिक की पहाड़ियों में जा छिपा। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो मुगल सत्ता का यहाँ पर अंत हुआ, मुगल सत्ता का नहीं, उसका अफगान सत्ता का अंत हुआ और मुगल सत्ता पुनः स्थापित हो गई। फिर 23 जुलाई 1555 ईस्वी 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और पुनः जो है द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार से दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना हुमायूं ने कर दी। हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने शासन व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित किया, लेकिन वह अधिक समय तक शासन नहीं कर सका, क्योंकि 20 यहां पर लिख लेते हैं 20 जनवरी 1556 ईस्वी 20 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन ए पनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हुमायूं के जीवन का अंत हो गया। और हुमायूं के बारे में लेनपून ने लिखा है, हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपून ने लिखा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अबुल फजल हुमायूं को इंसान ए कामिल कहता है, इंसान ए कामिल कहता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हुमायूं के जीवन से संबंधित हमने जो उसने प्रमुख युद्ध लड़े और जो जो घटनाएं थी उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। लेकिन हुमायूं से संबंधित अन्य और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर भी हम अब चर्चा कर लेते हैं। तो हुमायूं की अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, तो हुमायूं ज्योतिष में भी बहुत अधिक विश्वास करता था। वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, जिसमें वह विशेषकर रविवार को जो है पीला रंग और शनिवार को काला रंग और सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। उसने जो है संगीत के लिए भी 2 दिन निर्धारित कर रखे थे। कौन कौन से? सोमवार और बुधवार। सोमवार और बुधवार ये 2 दिन उसने संगीत के लिए निर्धारित कर रखे थे। उसके गायकों और वादकों की सूची में 29 गायकों और वादकों के नाम मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें हुमायूं के समय चित्रकला की, तो चित्रकला की मुगल जो चित्रकला है उसकी नींव हुमायूं के समय ही पड़ी थी। जब हुमायूं अपने भारत निर्वासन के दौरान जब वह ईरान में था तो उसे 2 ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त हुई। कौन कौन से 2 ईरानी चित्रकार थे? उनके नाम थे मीर सैयद
अली और अब्दुस्मद, ये दो ईरानी प्रमुख चित्रकार थे। जब हुमायूं ईरान में था तो इन दोनों चित्रकारों की सेवाएं हुमायूं को प्राप्त हुई। हुमायूं जब वापस भारत आया तो ये दोनों चित्रकार हुमायूं के समय भारत उसके साथ आ गए। इन्हीं दोनों चित्रकारों ने जो है मुगल चित्रकला की नींव रखी थी और इन दोनों चित्रकारों ने चावल के एक दाने पर जो चौगान का खेल होता है उसके पूरे मैदान को प्रदर्शित किया था और साथ ही उस मैदान में उस मैदान के चारों ओर जो है दर्शक होते हैं उनको भी प्रदर्शित किया था। तो ये दोनों हुमायूं के समय ये दो महान चित्रकार थे। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि हुमायूं के समय कौन दो प्रसिद्ध चित्रकार हुमायूं की सेवा में उपस्थित थे। ये दोनों चित्रकार अकबर के समय भी रहे हैं और जब अकबर छोटा था तो उसने इन्हीं दोनों चित्रकारों से जो है कहीं ना कहीं चित्रकला सीखी थी। फिर अगर हम बात करें साहित्य की तो हुमायूं ने कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें दो प्रमुख विद्वान थे, ख्वांद मीर और जौहर। ख्वांदमीर और जौहर। तो जो ख्वांदमीर है इन्होंने कानून ए हुमायूं की रचना की थी। ख्वांदमीर ने किसकी रचना की थी? ख्वांदमीर ने कानून ए हुमायूं की रचना की थी। इस किताब में हुमायूं के समय जो शासन प्रबंध था उसका जो है हुमायूं के समय के शासन प्रबंध का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। फिर गौहर ने हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है किताब लिखी, उसका नाम था तज़किरात उल वाकियात। तज़किरात उल वाकियात। इस पुस्तक में हुमायूं का काफी देखा जाए तो सजीव और रोचक वर्णन किया गया है। तो ये दो प्रमुख जो है कहीं ना कहीं विद्वान थे जिन्होंने कानून हुमायूं और तज़किरात उल वाकियात की रचना की थी। फिर अगर हम बात करें हुमायूं नामा तो आप जानते ही हैं कि इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, जिसको फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो ये तीन पुस्तकें हैं, कानून हुमायूं, तज़किरात उल वाकियात और हुमायूं नामा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हुमायूं से संबंधित लगभग हमने सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। अगर स्थापत्य कला की बात करें तो हुमायूं ने ऐसा कुछ विशेष भवनों का निर्माण नहीं कराया था, लेकिन 1533 ईस्वी में उसने दीन ए पनाह नगर को बसाया था, जिसे 5वीं दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हुमायूं से संबंधित हमने सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली है और हुमायूं का जो चैप्टर है यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब अकबर के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें जो शेरशाह सूरी के समय थी वो हुमायूं के समय भी अकबर के समय भी दिखाई पड़ती हैं। तो अब हम जो है शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे और वह बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।